अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को डियर एस्पिरेंट पर वेलकम। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक फैटफ एंड पाकिस्तान है और साथ ही साथ हम बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान के अंदर क्वेश्चन सर्कुलेट कर रहा है यानी इज फैटफ बीइंग यूज्ड टू प्रेशराइज पाकिस्तान फॉर पॉलिटिकल गेन, इसको भी आंसर करने की एक कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से विड्रॉल कर रही हैं। ये अफगानिस्तान से तो विथड्रॉल कर रही हैं लेकिन इस रीजन में वो अभी भी अपनी प्रेजेंस चाहते हैं। अब चूंकि अफगानिस्तान से वो लोग जा रहे हैं तो वो चाहेंगे कि अफगानिस्तान के अड़ोस पड़ोस में कहीं पर भी कोई बेस मिल जाए। अफगानिस्तान के नॉर्थ में अगर हम देखते हैं तो वहां पर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, यानी 5 रियासतें जिनको काजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान कहा जाता है। दोस्तों सेंट्रल एशिया में रशिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका यहाँ पर अपनी बेसिस बनाए। इसलिए रशिया अमेरिका को सेंट्रल एशिया में घुसने नहीं दे रहा। और अब चूंकि पाकिस्तान ने भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, इसलिए अमेरिका अब डिफरेंट टूल इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि पाकिस्तान से वो अपनी डिमांड मनवा सके। ऐसा ही एक टूल फैटफ भी है। दोस्तों वैसे तो फैटफ पेरिस बेस्ड एक टेरर फाइनेंसिंग कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन इसको हमेशा से यूज किया जाता रहा है टू अचीव सम पॉलिटिकल गोल्स। केस स्टडी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास फैटफ एंड पाकिस्तान की केस स्टडी मौजूद है। पाकिस्तान ने फैटफ के साथ चलते हुए जितनी प्रोग्रेस अब तक की है, अगर उसको न्यूट्रल अंपायर जज करता है तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान शुड नॉट बी इन द फैटफ ग्रे लिस्ट बिकॉज पाकिस्तान हैज मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस। लेकिन क्योंकि अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है और फैटफ को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहा है, यही वजह है कि पाकिस्तान अभी भी फैटफ ग्रे लिस्ट में मौजूद है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है यानी इज फैटफ बीइंग यूज्ड टू प्रेशराइज पाकिस्तान फॉर पॉलिटिकल गेन्स, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इंडिया का रोल भी देखेंगे कि पाकिस्तान को फैटफ ग्रे लिस्ट में डालने में इंडिया ने क्या रोल प्ले किया और अभी भी इंडिया क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है और क्या अपनी चालें चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। इसके साथ-साथ हम पाकिस्तान और फैटफ के दरमियान में होने वाली तमाम इम्पोर्टेंट मीटिंग्स को भी एनालाइज करेंगे। यानी 2018 से लेकर 2021 तक जितनी प्रीलिमिनरी मीटिंग्स हुई हैं एशिया पैसिफिक ग्रुप की टू इवैल्यूएट पाकिस्तान, हम उन तमाम मीटिंग्स को भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो के किसी पोर्शन को मिस मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम लोग 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे फैटफ के बारे में। सबसे पहले ये है कि फैटफ वाज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1989 बाय G7 कंट्रीज। अब G7 कंट्रीज क्या है जी? G7 कंट्रीज के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1973 में और उसमें 7 कंट्रीज थे एज ए मेंबर। उन 7 कंट्रीज में उस वक्त की इकोनॉमिकली मोस्ट पावरफुल स्टेट्स शामिल थी, जैसे कि बरतानिया, यूएसए, फ्रांस, इसके अलावा जर्मनी, जापान, कनाडा, ये ममालिक थे जो G7 के अंदर शामिल थे। दोस्तों G7 कंट्रीज के ममालिक ने फैटफ को इसलिए इस्टेब्लिश किया था ताकि जितनी भी वीक स्टेट्स हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको प्रेशराइज किया जा सके टू अचीव सम पॉलिटिकल गोल्स। अभी हम बात करते हैं तो करंटली 37 मेंबर जुरिस्डिक्शंस हैं फैटफ की।
पॉइंट नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लेते हैं कि फैटफ का पहला ऑब्जेक्टिव ये है टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। इसके अलावा टेरर फाइनेंसिंग को भी ये लोग देखते हैं और थ्रेट्स को भी ये काउंटर करने की कोशिश करते हैं टू द इंटेग्रल फाइनेंशियल सिस्टम। पॉइंट 3 अगर हम देखते हैं तो उसमें प्रोपेगेंडा टूल भी कहा जा सकता है फैटफ को, a tool for core countries to coerce developing countries by imposing economic sanctions। फैटफ को यूज करते हुए जो कोर कंट्रीज हैं जिसमें यूएसए आ गया, बरतानिया आ गया, यानी वो ममालिक जिन उनको हम कोर कंट्रीज कहते हैं जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, जिनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, उसके अलावा वहाँ पर पॉवर्टी रेट कम है, वहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, पॉपुलेशन काफ़ी कंट्रोल्ड है, इसके अलावा दीगर भी इसके काफ़ी फीचर्स हैं। तो ये क्या करते हैं टू कोर्स डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं यानी जिनको पेरिफेरी स्टेट्स भी कहा जाता है। पेरिफेरी स्टेट्स कौन सी हैं? जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहा जाता है, जो वीक हैं, जहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम उनका जो है वो काफ़ी वीक है, इकोनॉमिक सैंक्शंस उन पर लगी हुई हैं। उसके अलावा हम देखते हैं तो वहाँ पर जो गवर्नेंस सिस्टम है वो काफ़ी वीक है, वहाँ पर पॉवर्टी रेट ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, इलिटरेसी रेट ज़्यादा है। तो ऐसे ममालिक को पेरिफेरी स्टेट्स कहा जाता है। अब होता ये है कि जो कोर कंट्रीज हैं वो सम सैंक्शंस लगा देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज पर अपनी बात को मनवाने के लिए। केस स्टडी की बात करते हैं तो हमारे पास पाकिस्तान और फैटफ की एक केस स्टडी मौजूद है। पाकिस्तान और फैटफ के दरमियान होने वाले तमाम मामलात को अगर देखते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान को फैटफ ग्रे लिस्ट में जून 2018 में डाल दिया गया। दोस्तों ये नहीं है कि पाकिस्तान को पहली दफा जून 2018 में फैटफ ग्रे लिस्ट में रखा गया। इससे पहले 2012 से लेकर 2015 तक पाकिस्तान इसी सेम कैटेगरी में फैटफ ग्रे लिस्ट में रह चुका है। अगर हम बात करते हैं कि जून 2018 को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के बाद फैटफ ने क्या डिमांड्स की पाकिस्तान से, तो उसमें हमारे सामने एक 27 पॉइंट एक्शन प्लान है। ये वो 27 पॉइंट्स थे जो फैटफ चाहता था कि पाकिस्तान इन तमाम 27 पॉइंट्स को फुलफिल करे। ये 27 पॉइंट्स क्या थे? तो हमने आसानी के लिए इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। देखते हैं वो 3 कैटेगरीज कौन-कौन सी हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहली कैटेगरी की यानी फर्स्ट कैटेगरी की, तो उसके अंदर 10 आइटम्स आती हैं और उस कैटेगरी में हम 3 मेन पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं, यानी स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर सिक्योरिटी, रेगुलेटर प्रोटोकॉल्स एंड बॉर्डर कंट्रोल। इन 3 जो ये सब पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड फर्दर 10 आइटम्स दी गई पाकिस्तान को कि आप इन तमाम तीनों जो कैटेगरीज हैं, तीनों जो ये एरियाज हैं, इनके अंदर अपना काम कंप्लीट करें। सेकंड कैटेगरी को देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 9 आइटम्स हैं। उसमें पाकिस्तान से ये डिमांड की गई कि टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाई जाएं अगेंस्ट प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया जाए, उसके अलावा दीगर जो उनके एसेट्स हैं उनको फ्रीज किया जाए। थर्ड अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास इस कैटेगरी में 8 आइटम्स थी और इसमें मेनली ये डिमांड की गई थी कि रोबस्ट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन मैकेनिज्म्स एंड सिस्टम्स होने चाहिए पाकिस्तान के पास, यानी पाकिस्तान को ज़रूरत है अपने इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन मैकेनिज्म्स को इम्प्रूव करने की। तो दोस्तों ये 27 पॉइंट्स थे जो फैटफ ने पाकिस्तान को दिए और इसके लिए जो डेडलाइन रखी गई थी वो सितंबर 2019 की थी कि सितंबर 2019 तक ये तमाम 27 पॉइंट्स पाकिस्तान कंप्लीट कर ले, विच वाज ऑब्वियसली नॉट मेट। उसके बाद पाकिस्तान को 4 मंथ के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, यानी फरवरी 2020 में एक मीटिंग होनी थी।
अब फरवरी 2020 की जो मीटिंग होती है उसके अंदर बताया ये जाता है फैटफ की तरफ से that Pakistan had largely addressed only 14 of the 27 points. अब 13 पॉइंट्स तो अभी भी रहते थे। इस वजह से पाकिस्तान को एक वार्निंग दी गई और नेक्स्ट डेडलाइन जो है वो तय कर ली गई जो कि जून 2020 थी। अब आप तमाम लोग जानते हैं कि कोरोना जो वायरस है उसकी वजह से ट्रैवल सैंक्शंस थी, बैन थे, रिस्ट्रिक्शंस थी। उसके अलावा पाकिस्तान भी काफ़ी इसमें प्रोग्रेस अभी नहीं कर सकता था क्योंकि एक नोवल वायरस था जिसकी वजह से काफ़ी अफरा तफरी के एक माहौल था, काफ़ी क्यास था कंट्री के अंदर। तो यही वजह थी कि फैटफ ने अपनी जो डेडलाइन थी उसको मज़ीद वो डिले करते गए, मज़ीद उसको पोस्टपोन करते गए। अब उनकी मीटिंग होनी थी जो जून 2020 के अंदर, वो मीटिंग इनकी होती है फरवरी 2021 के अंदर। यानी फैटफ की जो प्लीनरी मीटिंग होती है जिसमें एशिया पैसिफिक ग्रुप ने इवेल्युएट करना था पाकिस्तान की प्रोग्रेस को, वो अब होती है फेब 2021 में। और उसमें ये बताया जाता है, उसमें इस चीज़ को तस्लीम किया जाता है फैटफ की तरफ से कि पाकिस्तान ने 24 पॉइंट्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं और फिर से एक न्यू डेडलाइन दी दी जाती है कि तमाम पॉइंट्स को आप कंप्लीट करें। उसके बाद ये होता है कि 25 जून 2021 को फैटफ की मीटिंग होती है जिसमें वो एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं पाकिस्तान की प्रोग्रेस को और ये अनाउंस करते हैं कि पाकिस्तान ने 26 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन एक पॉइंट अभी भी रिमेनिंग है। उसको कंप्लीट किए बगैर पाकिस्तान फैटफ ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सकता। ये एक पॉइंट का था, इसके अंदर 3 सब पॉइंट्स भी हैं। हम इन तमाम चीज़ों को अभी देख लेते हैं कि ये 3 पॉइंट्स कौन-कौन से थे। दोस्तों जो एक रिमेनिंग पॉइंट है हमारा, उसकी 3 अगर हम देखते हैं एरियाज़ को तो उसके अंदर फैटफ ने ये डिमांड की है पाकिस्तान से इन एरिया 1 कि पाकिस्तान टारगेट करे उन लोगों को हु आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ एट द डायरेक्शन ऑफ द डेजिग्नेटेड वंस कि जो दहशतगर्द जिनको करार दे दिया गया है या उसके अलावा जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको टेररिस्ट करार दिया गया है उनके बिहाफ पर काम करने वाले लोगों या एंटिटीज को भी टारगेट किया जाए पाकिस्तान की तरफ से। सेकंड एरिया अगर हम देखते हैं इस लास्ट पॉइंट का तो उसमें ये डिमांड की गई है पाकिस्तान से, इस चीज पर जोर दिया गया है कि पाकिस्तान इंश्योर करे कि टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड जितनी प्रोसिक्यूशंस हो रही हैं दे मस्ट रिजल्ट इन इफेक्टिव प्रोपोर्शनेट एंड डिसुएसिव सैंक्शंस कि जो प्रोसिक्यूशंस पाकिस्तान कर रहा है उससे उनको चाहिए कि वो सैंक्शंस लगाएं इकोनॉमिक जितनी भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो डेजिग्नेटेड पर्संस हैं उनके अगेंस्ट। थर्ड पॉइंट अगर हम देखते हैं इसमें तो ये है कि फैटफ डिमांड कर रहा है पाकिस्तान से दैट पाकिस्तान शुड डिमॉन्स्ट्रेट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शंस अगेंस्ट ऑल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान से अब ये डिमांड किया जा रहा है कि आपने जितने जो डेजिग्नेटेड वंस थे या जो डेजिग्नेटेड एंटिटीज थी उनके खिलाफ जो कार्रवाई की है कर ली है, लेकिन अब ये है कि उनके बिहाफ पर जितने लोगों ने काम किया हुआ है आप उन लोगों के अगेंस्ट भी कार्रवाई करें। वो विलिंगली कर रहे थे या वो इस चीज़ से अनअवेयर थे कि वो क्या काम कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, इस चीज़ को इग्नोर करते हुए तमाम लोगों के खिलाफ पाकिस्तान से डिमांड की जा रही है कि फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाई जाएं। दोस्तों हमारा जो 27 पॉइंट्स एक्शन प्लान है उसमें जो रिमेनिंग 1 पॉइंट है उसके ये 3 डिफरेंट एरियाज हैं जिनमें फैटफ पाकिस्तान से डिमांड कर रहा है कि आप इनको कंप्लीट करें और इसको इम्प्रूव करें। दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के मौजूद होने से पाकिस्तान के लिए इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जानने के लिए ये है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस तो पाकिस्तान पर लगती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है कंट्री के अंदर वो भी इम्पैक्ट होती है और साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक टर्म यूज की जाती है
उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा ख़तरा मौजूद रहता है कि अगर पाकिस्तान ये तमाम पॉइंट्स को कंप्लीट नहीं करता इन टाइम, तो उससे ये होगा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तान को अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है तो उससे थ्रेट और ज़्यादा बढ़ जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी फॉरेन, वो मज़ीद कम हो जाएगी और लोग जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो डिस्करेज हो जाएंगे कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना। लास्टली अगर हम देखते हैं तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या दीगर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी तरफ से जो किसी भी कंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट आती है या जो लोन्स दिए जाते हैं, उसको भी ये इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये वो 3 पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए कि पाकिस्तान के फेट ऑफ ग्रे लिस्ट में होने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। लास्टली अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरीके से फैटफ को जो कोर कंट्रीज हैं वो यूज कर रहे हैं टू कोर्स द डेवलपिंग कंट्रीज, उनको पॉलिटिकली प्रेशराइज किया जाता है, उनको अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल स्टार्ट में ही इस वीडियो के, वो ये था कि अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है पाकिस्तान को। उसका आप ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान को क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से? क्योंकि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है इन अफगानिस्तान, इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर बेसिस प्रोवाइड कर देता है अमेरिका को, तो इससे बेहतर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। यही वजह है कि फैटफ के अंदर अब चूंकि उनके स्टेक्स ज़्यादा हैं, फैटफ में उनका कंट्रोल ज़्यादा है, जिस वजह से वो फैटफ को एज अ टूल यूज़ करते हुए पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान उनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर ले। सेकेंडली अगर हम इसके अंदर देखते हैं, जो रीज़न वन अगर इस क्वेश्चन में आप देते हैं, तो ये है कि इसमें जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जैसे कि हमने देखा कि सीआईए ने फंड दिए और उसके अलावा जितने भी वेपन्स थे वो प्रोवाइड किए अफ़गान तालिबान को, जब वो जिहाद कर रहे थे, जब वो जंग लड़ रहे थे रशिया के अगेंस्ट। अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फैटफ ये बात ठीक नहीं है, ये जायज़ नहीं है। इस पर सीआईए या अमेरिका के खिलाफ उसको कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि वो पावरफुल कंट्रीज हैं, वो पॉलिसीज बनाते हैं, तो वो कोई भी नैरेटिव किसी भी टाइम पर चला सकते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो उससे बिल्कुल बचकर निकल जाते हैं और अपनी जो भी उनकी विश होती है उसको वो पूरा कर लेते हैं। सेकंड अगर हम रीजन देखते हैं तो उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं इंडियन फैक्टर को। इंडियन फैक्टर में सबसे पहले आपने मेंशन ये करना है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर यानी जयशंकर ने जो बयान दिया है उसमें वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि इंडिया ने अपना रोल प्ले किया है टू गेट पाकिस्तान इन दी फैट ऑफ ग्रे लिस्ट। आप इसको मेंशन कर सकते हैं, जिससे उनकी जो उनकी गलत इरादे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ उनका जो बुग्ज़ है और पाकिस्तान के खिलाफ जो उनके प्रोपेगेंडाज हैं, ये एक्सपोज होते हैं। सेकेंडली अगर हम देखते हैं तो अब चूंकि इंडिया, उसके भी स्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, सेकेंडली उसकी जो डिप्लोमेसी है वो काफ़ी स्ट्रांग है, यानी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेसी की और पाकिस्तान को फेट ऑफ ग्रे लिस्ट में डलवा दिया। साथ ही साथ अभी ये भी खतरा है कि इंडिया ट्राई कर रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। लेकिन जब बात आती है इंडिया की, तो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान पहले ही बहुत ज़्यादा प्रूफ दे चुका है कि इंडियन जो एस्पाइनेज एक्टिविटीज़ हैं और जो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं वो पाकिस्तान के अंदर और साथ ही साथ अफगानिस्तान के अंदर, इसके बहुत ज़्यादा प्रूफ ऑलरेडी पाकिस्तान प्रोवाइड कर चुका है। ये यूएनओ के फॉरम पर भी हम प्रोवाइड कर चुके हैं और साथ ही साथ हम अब फैटफ में भी ये लेकर जा रहे हैं और फैटफ में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करेगी हमारी डिप्लोमेसी के ऊपर, हमारे डिप्लोमेट्स कितना अच्छा काम करते हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर कितने अच्छी इस चीज़ में प्रोग्रेस शो करते हैं कि वो क्या इंडिया को ग्रे लिस्ट करवा सकते हैं, ये नहीं करवा सकते। अब अगर यहाँ पर देखा जाए कि फैटफ का क्या रोल है, तो फैटफ तो भाई ये समझ लें
कि फैटफ जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं या इसके अलावा जो पावरफुल कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी कंट्रोल कर रहे हैं फैटफ को, अगर उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कोई चीज़ नहीं आती या कोई कंट्री उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं करता तो उसको इस लिस्ट में नहीं डाला जाएगा, उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगाई जाएंगी, उसको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि अब चूंकि इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उसकी हो चुकी है यूएसए के साथ और वो क्वाड का मेंबर भी है। यही वजह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंडिया को प्रेशराइज किया जाए। अभी वो चाहते हैं कि उनके साथ जो उनका रिलेशन कायम हुआ है इसको स्ट्रेंथन किया जाए और इसको हम यूज कर सकें अगेंस्ट चाइना। ये दो रीजंस हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हैं अपने इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए, और बाकी तमाम आप डिटेल वो भी मेंशन कर सकते हैं जो हमने फैटफ और पाकिस्तान के इवेंट्स में डिस्कस की है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने 26 पॉइंट्स को जो है वो कंप्लीट कर लिए है, उसके बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला जा रहा। अगर हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं तो कंक्लूजन में हम विदाउट एनी डाउट ये कह सकते हैं कि ये जो जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रीजन है वो ये कहती हैं कि फैटफ इज बीइंग यूज्ड एज अ स्टिक टू मेक पाकिस्तान यील्ड टू पॉलिटिकल डिमांड्स, कि जो पॉलिटिकल डिमांड्स हैं अमेरिका की उसको फुलफिल करने के लिए फैटफ को यूज किया जा रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और उम्मीद ये भी कर सकता हूँ कि आप इसका इजहार लाइक करके वीडियो को देंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको मजीद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।